वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है डिफेंस यूनिफॉर्म। डिफेंस यूनिफॉर्म एक प्रीमियर प्लेटफॉर्म है डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं हमारे यूथ का, हर यूथ का एक सपना होता है कंट्री को सर्व करना, देश की सेवा करना। लेकिन जो लोग पूरे आदर्शों के साथ, पूरी परिश्रम के साथ और साहस के साथ, फुल करेज के साथ अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, वो करेजियस लोग हमेशा एक सेक्टर की तरफ मूव करते हैं जो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर यानी रक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारी लाइफ को एक मीनिंग देता है, हमारे जीवन को एक उद्देश्य देता है कि हम लोग अपने पाथ को कैसे बढ़ सकें। अब आज हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा है रशिया एंड यूक्रेन रिलेशनशिप। आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया है, अटैक कर दिया है। और ऐसी कंडीशन में रूस का स्टैंड क्या है और यूक्रेन का स्टैंड क्या है, हमें इनकी भी जानकारी है। लेकिन परेशानी या दिक्कत की बात यह है कि हम लोगों में से कई सारे लोगों को यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ऐसी कौन सी बात हुई कि रूस को यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करना पड़ा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें रही होंगी जिसके कारण यूक्रेन को रूस के ऊपर या रूस को यूक्रेन के ऊपर उतना विश्वास नहीं रहा और विश्वास ना हो पाने के कारण उन लोगों में युद्ध की स्थिति, इतनी तनाव की स्थिति आ गई। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रूस की, रशिया की। तो वास्तव में इस समय आप लोग जो प्रेजेंट पिक्चर देख रहे हैं रूस की, इस रूस की पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन कहां पर है। ठीक है, अगर हम यूक्रेन की बात करते हैं तो आप लोगों को यूक्रेन भी दिखाई दे रहा होगा और रूस भी दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली कहानी थोड़ी सी पुरानी है, कई बार ऐसा लगता है कि कहानी थोड़ी फिल्मी है। कहानी कुछ ऐसी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन का निर्माण होता है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण होता है, उस समय के बाद हमारा देश यूनिपोलर वर्ल्ड से बाइपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यूनिपोलर और बाइपोलर का मतलब क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हमारे देश में या हमारे विश्व में एक सुपर पावर था जिसको हम लोग यूएसएसआर के नाम से जानते थे, सोवियत रूस के नाम से जानते थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे पूरे विश्व में दो सुपर पावर नजर आती हैं, एक आती है रूस और दूसरी सुपर पावर नजर आती है यूएसए। मुद्दा यहां पर ही आकर के समाप्त नहीं होता, इसके बाद कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और अब एक डेट आती है और डेट है 4 अप्रैल 1949। मैं आपको यहां पर समझाते हुए भी चल रहा हूं। डेट क्या है? 4 अप्रैल 1949। तो 4 अप्रैल 1949 में एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है जिसका नाम था नाटो। अगर नाटो की बात करते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम है। अब मुद्दा यह है कि नाटो को बनाया क्यों गया? तो नाटो को बनाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि उन कंट्रियों को बचाना यूएसएसआर के कब्जे से जो कंट्री छोटे हैं। बेसिकली कहा यह गया कि हम उन कंट्रियों को, यूरोप के उन देशों को बचाना चाहते हैं जिन्हें आगे जाकर के यूएसएसआर यानी सोवियत रूस अपना शिकार बना सकता है। इसके साथ 4 जून 1949 को इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है और उस समय इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल जितने मेंबर थे उनकी संख्या थी 12। आज की डेट में संख्या 12 नहीं, 12 से कहीं ज्यादा है। आज की डेट में यह संख्या बढ़कर के 30 हो चुकी है, लेकिन जब यह बना था तब इनकी संख्या कितनी थी? 12। लेकिन मुद्दा आज नाटो नहीं है, मुद्दा आज नाटो में शामिल होने वाले एक देश की बात है और उस देश का नाम है यूक्रेन। सवाल उठता है कि अगर कोई एक ऐसा देश जो स्वतंत्र देश था वो कहीं पर भी शामिल हो सकता है, तो अगर उस यूक्रेन देश, वो यूक्रेन देश, यूक्रेन कंट्री अगर नाटो का मेंबर बनना चाहता है तो इसमें क्या दिक्कत है? तो दिक्कत को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि नाटो में शामिल होने से क्या दिक्कत आती या नाटो में शामिल क्यों नहीं होना देना चाहता था चाइना, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है अदावत यानी दुश्मनी बहुत पुरानी है। पुरानी कब से है? ये बात करते हैं 1991, 1991। अब 1991 में क्या हुआ होगा इसको भी समझते हैं। 1991 में इसी यूएसएसआर को डिवाइड करके बना दिया गया रशिया
और रशिया के साथ साथ बने 14 कंट्रीज। तो रशिया के साथ साथ यानी यूएसएसआर टूट जाता है तो 14 देश आजाद होते हैं, 14 कंट्रीज आजाद होते हैं, और जो यूएसएसआर था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? रूस में कन्वर्ट हो गया। अब रशिया में कन्वर्ट होने के बाद अभी भी पावर बाइपोलर है, यानी अभी भी विश्व में दो महान शक्तियां हैं, एक यूएसए और दूसरा रूस। अगर रशिया की बात करेंगे तो रशिया और यूएसए दोनों एक दूसरे से कोने कोने में दिखाई देते हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए तो यूएसएसआर के टूटने के बाद भी रशिया आज भी विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पावर किसके पास है, फर्क इस बात से पड़ता है कि नीयत किसकी साफ है। अब नीयत साफ किसकी है और किसकी नीयत साफ नहीं है, इसका अंदाजा तो आपको तब लगेगा जब आपको आगे की कहानियां समझ में आएंगी। बेसिकली आगे की कहानियां क्या है इसको भी समझिए। आगे की कहानी कहते हैं कि रशिया का यूक्रेन के साथ जो भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम क्यों हुई। तो पहले हम लोगों ने जो रूस का मैप देखा था और उस रूस के मैप को अगर आप देखेंगे तो पहले आपने जो मैप देखा था वो यूएसएसआर का था, और अब जो आप मैप देख रहे हैं ये किसका मैप देख रहे हैं? रशिया का मैप देख रहे हैं। तो बेसिकली रूस में आप देख सकते हैं कि पहले कौन कौन से ऐसे कंट्री थे जो अब हट गए, और हटने के बाद आज की कंडीशन क्या है। साइड में दिखाई देने वाला ये यूक्रेन कभी ना कभी रूस का एक भाग हुआ करता था। बताया जाता है कि जब उन 14 कंट्रीज में रेफरेंडम कराया गया, यानी जनमत संग्रह कराया गया, तो उनमें से अगर हम यूक्रेन की बात करें, चूंकि मुद्दा यूक्रेन है, तो 90% इलेक्टेड लोगों ने इस बात पे हामी भरी कि जी हां, हम लोग चाहते हैं कि यूक्रेन नाम का एक अलग देश बने। यूएसएसआर के विघटन के साथ यूक्रेन अपनी नई कहानी लिखना चालू करता है। इस नई इबारत में भी जो साथी थे वो कहीं ना कहीं रूस को अपना दोस्त मानते थे। रूस के साथ ही चीजें चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स आई। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी उनको भी समझ लीजिए। सबसे पहली बात, अगर हम मुख्य बात कहें तो जब यूक्रेन का निर्माण हुआ तो यूक्रेन ने किया था एक प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस किसके साथ था? रूस के साथ था। अब बात आती है वो प्रॉमिस क्या था। तो उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग रूस ने एक आर्सेनल डील की थी। तो रूस के साथ यूक्रेन ने कौन सी डील की थी? ये डील थी एटॉमिक आर्सेनल डील। एटॉमिक आर्सेनल डील 1991 में हुई। अब इस डील में क्या था? बेसिकली जब 1991 में यूक्रेन बना तो आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यूक्रेन के पास विश्व में तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार थे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि रूस और अमेरिका के बाद, या यूएसएसआर और यूएसए के बाद सबसे ज्यादा एटॉमिक वेपन्स रखने वाला देश कौन सा था? यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन ने वो सारे के सारे वेपन्स किसको दे दिए? रशिया को दे दिए, और रशिया से कहा कि हम आपको अपने सारे एटॉमिक वेपन्स दे रहे हैं और आपको बदले में एक वचन देना होगा कि अगर हमारे ऊपर कोई संकट आएगा तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। आपका मतलब है रशिया लेगा। रशिया ने भी भरपूर साथ दिया। रशिया ने भी कहा कि हम दोनों भाई हैं, तुम मेरे छोटे भाइयों अलग हुए तो क्या हुआ, अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। और वास्तव में दोस्ती चलती रही, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब शुरू होती है जब 2014 की बात आती है, 2014 की बात आती है। 2014 के पहले तक जो यूक्रेन की गवर्नमेंट थी वो प्रो रशिया थी, यानी रशिया का सहयोग करने वाली, रूस का सहयोग करने वाली सरकार थी। लेकिन 2014 के बाद जैसे ही वहां पर तख्ता पलट, या कहा जाए सरकार में बदलाव होता है, अब की बार जो गवर्नमेंट, जो सरकार चुन करके आती है वो प्रो अमेरिका या प्रो वेस्टर्न, पश्चिमी देशों से सहानुभूति रखने वाली सरकार थी। और यहां से दुश्मनी का एक नया अध्याय शुरू होता है। बेसिकली जब यूक्रेन का संबंध या यूक्रेन का झुकाव धीरे धीरे अमेरिका की तरफ होने लगा, तो रशिया ने यानी रूस ने यूक्रेन को चेताया कि अभी भी मान जाओ, कोई देर नहीं हुई है, हम लोग पुराने साथी हैं, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई गलत हो। लेकिन यूक्रेन अब नए साथियों को जोड़ना चाहता था, उसने नए दोस्तों से
या नए मित्रों को जोड़ने की कसम खा रखी थी और उसने रूस की एक भी बात नहीं सुनी। अब यहां पर जो बात हम लोगों ने नाटो की थी, उस नाटो को फिर से लाना होगा। नाटो को याद करने का कारण क्या है, इसको भी समझना चाहिए। तो नाटो को याद करने का जो मुख्य कारण है, वो कारण है उसकी बाउंड्री। तो नाटो ने क्या काम किया? अगर हम रूस की बात करेंगे तो ये हो गया रूस, देखिए ये बाउंड्रीज बनी है, तो ये हो गया रशिया, और रशिया के बाद ये जो आपको येलो कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कौन से कंट्रीज हैं? नाटो एलाई कंट्री हैं, यानी वो देश जिन्होंने नाटो की नागरिकता ले रखी है। नाटो जिसकी शुरुआत इसीलिए की गई कि वो लोग यूएसएसआर के प्रभाव से बच सकें। अब यहां पर नाटो का एक आता है आर्टिकल 5। नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर इस पूरे समूह के 30 देशों के ग्रुप में किसी भी एक देश पर आक्रमण होता है तो वो नाटो पर आक्रमण माना जाएगा, और इस स्थिति में उससे युद्ध करने के लिए सभी लोग जाएंगे। सभी लोग मतलब सभी मेंबर देशों की जो सेनाएं हैं वो युद्ध करने के लिए जाएंगे। और यह भी कहा गया कि नाटो के जो भी मेंबर हैं उन्हें न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी दिया जाएगा। न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब न्यूक्लियर का अम्ब्रेला नहीं था। न्यूक्लियर अम्ब्रेला का मतलब है कि अगर कभी भी कोई भी न्यूक्लियर अटैक होता है तो इनकी सुरक्षा की जाएगी, यानी इन सारे देशों को सुरक्षित रखा जाएगा हर प्रकार के खतरे से। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में नाटो काम कर रहा था एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है ये भी समझ लो। बेसिकली अमेरिका ये चाहता था कि रूस को चारों तरफ से घेर करके रूस को और विघटित किया जाए और छोटा कर दिया जाए ताकि उसकी शक्ति कम हो सके और फिर से पूरा का पूरा बाइपोलर वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाए। यानी आज की डेट में दो महाशक्तियां हैं, रूस और अमेरिका। इन दोनों में से केवल एक ही महाशक्ति बचे, अमेरिका। रूस को और छोटा कर दिया जाए। जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते जा रहे थे, यहां पर रूस की काउंटर करने के लिए या अमेरिका सुरक्षा के नाम पर वहां पर अपनी मिसाइलें और अपने हथियारों को रखता जा रहा था। ये जितने भी देश आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, चाहे इस्टोनिया की बात करें, चाहे लतविया की बात करें, लिथुनिया की बात करें, पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवेनिया, कोर्शिया, मोंटेग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मार्सिडोना और बुल्गारिया, ये सारे के सारे जितने भी कंट्री हैं ये सब नाटो अलाइन कंट्री हैं। और ये सभी लोग अमेरिका की बात को मानते हैं और अमेरिका को अपने हथियारों को और अपनी सेनाओं को रखने के लिए जगह भी दे चुके हैं। ये सबसे बड़ा खतरा किसके लिए था? रूस के लिए खतरा था। रूस का एक बहुत अच्छा देश है जिसका नाम है बेलारूस। ये जो बेलारूस है ये प्रो रशियन कंट्री है, रूस का पूरी तरह से सहयोग करती है। तो रूस को यह पता है कि बेलारूस की तरफ से कभी भी कोई आक्रमण नहीं होगा, और रूस इसी प्रकार का सहयोग चाहता था यूक्रेन के साथ। उसने कहा कि तुम मेरे साथी बनकर के रहो, यकीन मानो कि तुम्हारी हम सुरक्षा करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है 2014 के बाद मामला बदल चुका था। अब वो कस्में, वो वादे जो रूस के साथ खाए थे, अब उनको तोड़ करके यूक्रेन सनम बेवफा हो चले थे और अब वो बढ़ चले थे किसकी तरफ? अमेरिका की तरफ। अमेरिका ने भी शुरुआत में खूब लाग लपेट की, अमेरिका ने भी खूब मतलब मक्खनबाजी की और कहा कि तुम हमारे पास आ जाओ, तुम नाटो के मेंबर बन जाओ, हम तुम्हें पूरी मोहब्बत के साथ रखेंगे, सब कुछ देंगे जिनके तुम हकदार हो। और यहां पर यूक्रेन सबसे बड़ी भूल कर बैठता है और धीरे धीरे करके वो किसकी तरफ झुकाव करने लगता है? यूएसए की तरफ झुकाव लेने लगता है। उसको यह पता नहीं था कि यूएसए कब तक साथ देगा और कितना साथ देगा। शुरुआत में उसकी दोस्ती बढ़ने लगी, रूस ने उसको चेताया, फिर यूक्रेन ने नाटो देशों के साथ, नाटो कंट्रीज के साथ डिफेंस एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज करने लगा। रूस ने फिर चुनौती दी, लेकिन अब फाइनली पाप का घड़ा भर चुका था, क्योंकि यूक्रेन ने कहा अब हम खुद एक नाटो कंट्री बनने वाले हैं, यानी नाटो के साथ शामिल होने वाले हैं। जब ये बात सामने आती है तो रूस के जो वर्तमान में हेड हैं, जिनको हम लोग व्लादिमीर पुतिन के नाम से जानते हैं, उन्होंने 3 कंडीशन रखी। एक कंडीशन अमेरिका के लिए, एक कंडीशन नाटो के लिए और एक कंडीशन यूक्रेन के लिए। तीनों कंडीशन क्या है? सबसे पहली बात तो ये है, अमेरिका से ये कहा कि तुमने सुरक्षा के नाम पर जितने भी कंट्रीज में अपनी मिसाइल और अपने हथियार रखे हैं, उन सारे मिसाइल को अपने यहां से हटाओ, यहां पर मिसाइल नहीं लगेगी। ये चुनौती या ये आदेश सीधे अमेरिका के लिए था।
नाटो से कहा कि तुम जो लगातार सरकते आ रहे हो ईस्ट की तरफ, उसको सरकना बंद करो। यानी अगर तुम्हें मेंबर बनाना है तो अफ्रीका की तरफ भागो, तो समझ में आएगा यहां पर हमारी तरफ अब आगे मेंबर नहीं बनाओगे। और तीसरी कंडीशन यूक्रेन की थी कि तुम नाटो के मेंबर नहीं बनोगे। और मुद्दे की बात यह है कि इन तीनों बातों को नकार दिया गया सिरे से। किनके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, नाटो के द्वारा और यूक्रेन के द्वारा। और जब ये तीनों ही बातें नकार दी गई तो ऑब्वियस सी बात है रूस को गुस्सा आना स्वाभाविक था। माहौल गर्म हो ही रहा था, तन ही रहा था कि आपको सुनाई देता है अचानक से कि अटैक कर दिया गया है, आक्रमण कर दिया गया है रूस का द्वारा। किसमें? यूक्रेन पर। कहानी 2014 में अभी फिर से पहुंचनी है और 2014 की बात करेंगे तो आपको जो हिस्सा क्रीमिया दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये क्रीमिया हिस्सा भी कभी ना कभी किसका हिस्सा था? यूक्रेन का हिस्सा था। लेकिन जब 2014 में सरकार बदली तो सरकार बदलने के बाद कुछ लोग ऐसे थे जो रूस की तरफ थे और उन सभी लोगों ने क्रीमिया में इकट्ठे होकर के रूस की तरफदारी करनी चालू की। और जब सरकार ने कदम उठाए तो रूस ने यह कहकर कि हम इनकी सुरक्षा के लिए अपनी सेना को भेज रहे हैं, ये लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं तो इनके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होगा, कोई भी प्रेशर नहीं डाला जाएगा। इसीलिए रूस ने यह कहकर के क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया और अपनी सेना वहां पर लगा दी। ऐसी कंडीशन में अब यूक्रेन कुछ नहीं कर सकता था। 2014 से ही रूस के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए गए, कई सारे प्रतिबंध लगाए गए। रूस ने सभी प्रकार के प्रतिबंध और जितने भी देशों ने खराब व्यवहार रूस के साथ किया उसने सब कुछ सहन किया, लेकिन फिर भी अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया। और उसने ये भी कहा कि अगर यूक्रेन के समर्थन में अभी भी कोई देश आया तो वो भी गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। यानी उसने साफ साफ कह दिया बात हमारे और यूक्रेन की हो रही है, बात पुराने दो लोगों की हो रही है, बीच में तीसरे को कबाब में हड्डी बनने की जरूरत नहीं है। मुद्दा ये भी ठीक था। अब बात ये आती है कि जब रूस ने अटैक किया तो अटैक कहां कहां से किया ये भी समझो। पहली बात तो साउथ की तरफ से अटैक किया तो किसमें? क्रीमिया से, क्योंकि क्रीमिया ऑलरेडी रूस के कब्जे में था तो क्रीमिया से अटैक किया। दूसरी बात अगर बेलारूस की बात करते हैं तो बेलारूस से सीधे अटैक कर दिया। ये नॉर्दर्न पार्ट से यूक्रेन के ऊपर अटैक था तो नॉर्दर्न से उसने सीधे यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। तीसरी बात है यहां पे डेवनोर नाम की एक जगह है जहां पर और भी ज्यादा रिबेलियंस लोग रहते हैं, वहां से भी अटैक किया गया यूक्रेन के ऊपर। तो कुल मिलाकर के रूस ने 3 जगह से किसको घेर लिया है? 3 जगह से यूक्रेन को घेर लिया है। और आप लोगों को यह भी पता है कि हाल ही में जो न्यूज आई है कि जो कीव नाम की जो इसकी राजधानी है वहां पर भी रूस का कब्जा हो गया है। आने वाले समय में रूस की हालत कैसी होगी, रूस की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, रूस की शासन व्यवस्था कैसी होगी और रूस किस पॉलिसी पर काम करेगा, शायद हम लोग कह सकते हैं कि यह भी रूस या पुतिन निर्धारित करेंगे। और जो भी रूस की पॉलिसी होगी, जिस पॉलिसी पर रूस काम करने वाला है उसी पॉलिसी पर शायद यूक्रेन भी काम करेगा। मुद्दा यह है कि अब अगर भारत के स्टैंड की बात करें तो भारत किसके सपोर्ट में जाएगा? तो भारत के सपोर्ट की तो छोड़ो, पहले हम नाटो के सपोर्ट की बात करें तो जैसे ही आक्रमण होता है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन तुरंत नाटो से कहता है कि हमारे ऊपर अटैक हो चुका है, तुमने कहा था सपोर्ट करेंगे, अब सपोर्ट करो। यूक्रेन कहता है भाई मेंबर तो अभी तक बने ही नहीं हो, मेंबर बने होते तो मैं पक्का सपोर्ट करता, लेकिन मेंबर नहीं हो तो सपोर्ट कहां से करूं? अमेरिका ने कहा कि भाई हमारा तो कोई मतलब है नहीं, हम उसको बाहर से प्रतिबंध करेंगे, लेकिन लड़ाई तुम दोनों के बीच की है तो हम बीच में नहीं आएंगे। अमेरिका भी हट गया, नाटो भी हट गया। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उन्होंने पूरे विश्व से अपील की है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हम आप सभी से सहयोग चाहते हैं। मोदी जी से भी मोदी जी कह करके उसने सहायता मांगी है। लेकिन यहां पर भारत की स्थिति बहुत ही दुविधापूर्ण है। अगर वो रूस का सहयोग करता है तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अगर वो यूक्रेन का सहयोग करता है तो रूस नाराज हो जाएगा। वो ना तो अमेरिका को नाराज कर सकता है ना रूस को नाराज कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन ही ऐसे होते हैं कि किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बैर नहीं, और इसी प्रकार से अपना काम निकालते हुए चलना है। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसी स्थिति हर देश के साथ कमोवेश आती रहती है। लेकिन यहां पर एक चिंता वाली बात यह भी है कि कल के डेट में यह ट्रिगर ऑन हो गया, अगर हर देश इसी प्रकार से दूसरे देश के ऊपर कब्जा करने लगा, अगर भगवान न करे आसपास के पड़ोसी देश भी इसी प्रकार से लड़ाइयां चालू हो गई, तो कहीं यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत या तीसरे विश्व युद्ध में परिवर्तित ना हो जाए। उम्मीद करते हैं कि जो भी मुद्दा था वो आपको समझ में आ गया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो बेसिकली हमने यहां पर आपको नाटो कंट्रीज के मैप में यही दिखाया है कि चीजें आप समझ जाएं।
इसके बाद अगर हम यूक्रेन की बात करते हैं तो फाइनली यूक्रेन से अभी तक क्रीमिया अलग हो ही चुका है, और क्रीमिया अलग होने के बाद इसके बाद जो राजधानी है क्यू, उस पर भी कब्जा हो चुका है, और बहुत लंबे समय तक इस युद्ध के चलने की संभावना नहीं लग रही है। हो सकता है कि अगले 24 घंटे के अंदर रिजल्टिंग फैक्टर आ जाए और रूस का कब्जा इस यूक्रेन नाम के देश पर हो जाए। बात आती है यूक्रेन, जो आजकल काफी पॉपुलर नेम चल रहा है, काफी ज्यादा सर्च में है, लेकिन यूक्रेन से संबंधित 3 पॉइंट आपको बताऊंगा और ध्यान रखना। पहला पॉइंट, रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है यूक्रेन। दूसरा पॉइंट, रूस के बाद सबसे अच्छी इकोनॉमी अगर किसी की है यूरोपियन कंट्रीज में तो वो है यूक्रेन। और तीसरी बात, 1991 में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश था यूक्रेन। और चौथी बात याद रखना, पूरे वर्ल्ड में जो सनफ्लावर ऑयल होता है, सूरजमुखी का जो तेल होता है, उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश है यूक्रेन। तो कुल मिलाकर के यूक्रेन एक अच्छी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन किन्हीं कारण से कुछ ऐसे निर्णय हुए वहां के लीडर्स के द्वारा जिसके कारण आज यूक्रेन को इतनी ज्यादा तबाही का मंजर देखना पड़ा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इन चीजों को समझा होगा। इससे संबंधित और जो भी बातें आएंगी उनको भी हम लोग लेकर के आएंगे और नई चीजों को आप तक पहुंचाएंगे। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, इसी प्रकार के मुद्दे से भरी चीजों को समझते रहिए, कॉन्सेप्ट को इनरिच करते रहिए और एग्जाम के लिए अपने फ्रूटफुल रिजल्ट को पाते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट को इनरिच करते रहिए। इसी के साथ अब मैं अपनी बात को करता हूं समाप्त। नमस्कार।